नमस्कार साथियों, स्वागत है अनलॉकेड बैच के डे नंबर 2 में केमिस्ट्री के साथियों। इस चैप्टर में जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम साथियों क्या है, विलियन। ठीक है, इसके हम साथियों जितने भी 2 मार्क्स वाले प्रश्न है उसको साथियों कंप्लीट करने वाले हैं। और इससे बाहर आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, ऐसा मेरा उम्मीद है। ठीक है साथियों, तो क्लास की शुरू करते हैं साथियों। उससे पहले आप सभी जितने भी साथी हैं, एक बार वीडियो को अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए साथियों। ठीक है, क्योंकि आप सभी के लिए डेली यहाँ पर वीडियो अपलोड हो रही है। ठीक है साथियों, तो देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न साथियों, मूल राता क्या होता है। मूल राता और क्या होता है आपको बताना है। ठीक है ना, तो देखिए, मान के चलिए साथियों, कोई 1 लीटर का विलियन है। ठीक है, यह कितने का विलियन है साथियों, यह 1 लीटर का विलियन है जी। इस 1 लीटर के विलियन में हम जितना मोल मिला देंगे साथियों, जितना मोल विलय मिला देंगे। ठीक है, जितना मोल विलय मिला देंगे, विलय तो समझते हैं। ठीक है, जो विलय मिला देंगे, विलय मिला देंगे साथियों, जो मिलाएंगे विलय, इसी की जो साथियों मात्रा होती है वो क्या कहलाती है, मोलर राता कहलाती है। ठीक है, मोलर राता को साथियों बड़का एम द्वारा सूचित किया जाता है। कौन एम द्वारा, बड़का एम द्वारा साथियों सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक होता है, मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, मोल प्रति लीटर होता है। इसका जो सूत्र होता है, डब्ल्यू ए गुणे में 1000, डब्ल्यू ए गुणे में 1000 बटे में एम ए गुणे में साथियों क्या, एम ए गुणे भी डब्ल्यू ए क्या है साथियों, तो विलय का दर आणविक दर, सॉरी, विलय का भार है। और ये क्या है, एम ए क्या है, विलय का आणविक द्रव्यमान है। वी क्या है साथियों, विलयन का आयतन। ठीक है, 1000 किस लिए गुणा, क्योंकि यहाँ पर यदि यदि मिलीलीटर में रहेगा तो 1000 से गुणा होगा, यदि लीटर में रहता है 1000 से गुणा नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। इतना यदि साथियों प्रश्न लिख देते हैं एग्जाम में इसका आंसर, तो साथियों आपको ये जो एग्जामिनर होगा साथियों 2/2 अंक देगा इससे। ठीक है, देखिए, मोलर रहता है साथियों प्रति लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलर रहता कहलाती है। देखिए साथियों, हम जो बोल रहे हैं परिभाषा, आपको वो अभी याद रख सकते हैं, या ये जो पर लिखा है ना यहाँ पर, ये भी याद रख सकते हैं। इसमें साथियों कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप पहले ही से आपको याद है साथियों इस प्रश्न का आंसर, तो आपको साथियों दूसरा का परिभाषा याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अब साथियों एग्जाम में बहुत ही कितना दिन बच गया है, अभी 50 दिन बच गया। इस 50 दिन में साथियों अपना परिभाषा, कोई भी परिभाषा उसको चेंज नहीं करना है। कोई भी थ्योरी हो, कंसेप्ट हो साथियों, उसको किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है। ठीक है, चेंजिंग करने का समय गया। ठीक है साथियों, अब देखिए आगे साथियों 2 नंबर प्रश्न है साथियों, मूलल लता क्या है। तो देखिए, मूलल लता क्या है, तो कोई साथियों क्या है, विलायक है। मान चलिए 1 kg का विलायक है। ठीक है, इस 1 kg के विलायक में जितना हम विलय की मोलों की संख्या मिलाएंगे तो वह क्या कहलाएगा, मोलल लता कहलाएगा। ठीक है, वह क्या कहलाएगा, मोलल लता कहलाएगा। ठीक है, इसे छोटा एम से सूचित किया जाता है। ठीक है साथियों, इसे छोटा एम से सूचित किया जाता है। इसका जो मात्रक हो जाए साथियों, मोल प्रति केजी हो जाए, मोल प्रति केजी हो जाएगा इसका मात्रक। तो 1 kg विलायक में विलय के घुले हुए मोलों की संख्या मोलर लता कहलाती है। ठीक है, और इसका पीडीएफ ही साथियों आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में साथियों। उससे जाकर अभी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में साथियों दिया गया है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है यहाँ पर देखें, हमने लिखा है डब्ल्यू ए गुणे में 1000 बटे में एम ए गुणे में डब्ल्यू बी। यहाँ पर केवल डब्ल्यू बी का फर्क है। डब्ल्यू बी क्या है, तो विलायक का द्रव्यमान, क्योंकि इसमें विलियन की बात नहीं होती मोलर लता में। ठीक है, और एक बात और साथियों आप नोट कर सकते हैं, एक बार और नोट का करते हैं स्टार बनाए, क्योंकि यहाँ सब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी सांद्रता जो होती है ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो देखिए साथियों, मोलर लता ताप पर निर्भर नहीं करती है, मोलर लता ताप पर निर्भर यह नहीं करती है साथियों, जबकि मोल रहता ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, मोल रहता जो होती है साथियों, यह ताप पर निर्भर करती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है साथियों, अब देखिएगा 3 नंबर प्रश्न साथियों। 3 नंबर प्रश्न है, आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर लिखे। तो देखिए, आदर्श विलयन अनादर्श विलयन में यदि अंतर पूछेगा तो आपको कैसे लिखना है। तो देखिए, इस तरह लिखिएगा, इस तरह लिखिएगा साथियों आदर्श विलयन, इस तरह अनादर्श विलयन। ठीक है, आदर्श विलयन में क्या लिखें, तो देखिए आदर्श विलयन ये साथियों सभी सांद्रताओं पर नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन में लिखे, ये सभी सांद्रताओं पर नियम का पालन नहीं करते। इसमें साथियों आयतन परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसमें आयतन परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य नहीं होता। ठीक है, 2 लिख सकते हैं। और साथियों एक और क्या लिख सकते हैं, इसमें जो साथियों विलय और विलायक के जो अणुओं का जो संगठन होता है वह साथियों विलयन के समान होता है। लेकिन इसमें साथियों जो होता है विलय विलय का संगठन विलयन के समान नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं हो पाता है। ठीक है साथियों, नहीं होता है। ठीक, ये तीनों लिख सकते हैं। ठीक है, या तो आप परिभाषा के द्वारा भी आप लिखा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से साथियों यदि आप इस तरह से लिखते हैं ना, यह सबसे बेस्ट होगा ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए आदर्श विलयन क्या हुआ, तो वे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, आदर्श विलयन साथियों कहा जाता है। आदर्श विलयन क्या कहा जाता है उसे।
ठीक है। इसके लिए साथियों ये जो शर्त है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये शर्त है इसकी। अब देखिए अनदर्स विलियन साथियों, तो इसमें साथियों ये बराबर नहीं रहता है, ठीक, क्योंकि ये राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है। तो देखिए वे विलियन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट नियम का पालन नहीं करते हैं, ठीक है, याद रखना है, राउल्ट नियम का ये पालन नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक यदि 4 नंबर प्रश्न तक यदि साथियों आपको कोई भी दिक्कत होगा तो वीडियो को एक बार पीछे करके आप जरूर देखिएगा, ठीक है साथियों, क्योंकि पूरे कंसेप्ट के साथ हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, और आपको जो केमिस्ट्री का डर लगा तो उस पर साथियों तुरंत ही एक मस्त वीडियो आने वाला है, ठीक है। आगे देखिए साथियों, 5 नंबर प्रश्न है साथियों कि प्रसरणी दाब से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रसरणी दाब क्या होता है, देखिए इस तरह का है एक पात्र है, ठीक है, इस तरह साथियों इसमें यह क्या है अर्ध परागम्य झिल्ली, ठीक है, क्या साथियों एक अर्ध परागम्य झिल्ली है, ठीक है, यह अर्ध परागम्य झिल्ली मान चलिए इस तरफ क्या है विलायक है, ठीक है, इस तरफ क्या है साथियों विलायक है जी, और इस तरफ मान चलिए विलियन है, ठीक है, इस तरफ क्या है विलियन है, ठीक है, इस तरफ विलियन है। तो जो विलायक के अणु होते हैं साथियों ये किस तरह गति करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो विलियन की तरफ ये गति करते हैं, ठीक है। इस गति को रोकने के लिए, इस गति को रोकने के लिए साथियों रोकने के लिए यहाँ पर हम विलियन पर क्या लगाते हैं, एक दाब लगाते हैं, बाहरी दाब, तभी न ये दाबेगा तो इधर क्या हो जाएगी, अब अर्ध परागम्य में झिल्ली जाम हो जाएगी, जिसके कारण साथियों इसके जो विलायक के अणु है इस तरफ नहीं आ पाएंगे, विलायक अणु इस तरफ नहीं आ पाएंगे, ठीक है, विलायक अणु इस तरफ नहीं आ पाएंगे। तो हम जो साथियों ये दाब लगाए हैं, जो हम दाब लगाए हैं इसी दाब को साथियों क्या कहा जाता है, जो ये दाब लगाए इसी दाब को साथियों प्रासरणी दाब कहा जाता है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि प्राशन की प्रक्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है, जो बाहरी दाब लगाया जाता है विलियन पर, वो प्रासरणी दाब कहा जाता है। या इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो लिखल जी इस लिख देवल जी साथियों, कैसे लिख देवल जी कि वह बाह्य दाब जिससे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर विलायक के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, प्रसरणी दाब कहा जाता है। ऐसा भी हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। आगे देखिएगा, मतलब देखिए एक बार हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, तो विलयन पर आरोपित वह बाह्य दाब जिससे विलयन का वाष्प दाब बढ़कर शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के समान हो जाता है, जिसे प्रसरणी दाब इसे पाई द्वारा सूचित किया जाता है। ये साथियों क्या है, एक अणु संख्या गुणधर्म है, आपको याद रखना है कैसे गुणधर्म है, यह एक अणु संख्या गुणधर्म है, ठीक है साथियों। इसका जो पाई बराबर जो सूत्र होता है CRT होता है, ठीक है, पाई बराबर जो सूत्र होता है साथियों CRT होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर प्रश्न है साथियों, समप्रासी विलयन क्या होता है। तो देखिए सम मतलब क्या होता है, कोई सम मतलब होता है बराबर जी, सम मतलब क्या होला बाबू, तो बराबर होला। अब देखो प्रसरणी मतलब परासरण दाब, समझिए परासरण, प्रसरणी मतलब क्या समझिएगा बा, परासरण दाब समझिए, ठीक है। विलियन मतलब विलियन, मान के चलो 2 गो विलियन बा, ठीक है, एगो हेजा एगो विलियन बा, एगो हेजा विलियन बा, एकर प्रसरण दाब पाई 1 बा, एकर प्रसरण दाब पाई 2 बा, ठीक है, और दोनों के प्रसरण दाब समान बा, तो दोनों के प्रसरण दाब समान बताइए, मतलब ई कैसन विलियन बा, तो समप्राचीन विलयन, मतलब एकर परिभाषा कैसे लिखल जाई, जब दो विलयन का प्राशन दाब समान हो जाता है तो उन दोनों विलयनों को ही क्या कहा जाता है, समप्रासी विलयन कहा जाता है, ठीक है, समप्रासी विलयन कहा जाता है। लिखेंगे साथियों, वैसे दो विलयन जिनका प्रसरणी दाब आपस में क्या हो, समान हो, मतलब समान हो, उसे प्रसरणी दाब कहा जाता है, ठीक है, सॉरी समप्रासी विलयन कहा जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ साथियों इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए साथियों, 7 नंबर क्या प्रश्न है, 7 नंबर प्रश्न है साथियों, राउल्ट नियम क्या है। तो देखिए राउल्ट नियम कहता है साथियों कि वाष्पशील द्रवों का विलयन में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है साथियों, आंशिक दाब विलयन की में उसके मोल मोल प्रभाजी क्या होता है साथियों, समानुपाती होता है। नहीं, देखिए कहने का अर्थ है साथियों, कहने का इसका मतलब है नु कि जो हमारे साथियों आंशिक दाब P है यह समानुपाती होता है, समानुपाती होता है इसके मोल प्रभाजी यानी मोल अंश के, मतलब मोल अंश को साथियों एक्स से लिखते हैं, ठीक है। यह साथियों पहले की स्थिति के लिए थे इसलिए x1 लिखते हैं, ठीक है। यहाँ से P1 ऐसा तो समानुपाती चिन्ह हट जाएगा, तो P0 1 x1, ठीक है साथियों। इस तरह से तो इसको दर्शाया जाता है, ठीक है। राउल्ट नियम को एक बार और पढ़िए, तो राउल्ट नियम अनुसार तो वाष्पशील द्रवों के विलयनों में प्रत्येक अवयव का जो आंशिक दाब होता है, प्रत्येक अवयव आंशिक अवयव मतलब कहने का अर्थ है साथियों विलय और विलायक, ठीक है, अवयव कहने का मतलब क्या है, विलय और विलायक। आंशिक दाब जो होता है विलयन के उसके मूल प्रभाजी क्या होता है, समानुपाती होता है, विलयन के उसके मूल प्रभाजी का क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है सातु समझ गए। इस तरह सातु आपको लिख देना है, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे देखिए सातु 8 नंबर प्रश्न है, अणुसंख्या गुणधर्म क्या है। तो देखिए अणुसंख्या गुणधर्म क्या होता है, तो अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, जो विलय के किसके साथ विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनकी प्रकृति पर, न कि उनके रासायनिक गुण पर। इस तरह से साथियों याद रखना है। अणुसंख्या गुणधर्म कितने होते हैं,
कहिएगा 4 जी पहला प्राशन दाब, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है साथियों, यानी विलयन के वे गुण जो विलय के संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके विलय की प्रकृति पर अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। पहला गुणधर्म प्रासंगिक दाब, वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन। ठीक है, ये 4 होते हैं। ठीक है साथियों, 4 होते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आगे देखते हैं। आगे देखिएगा साथियों, 9 नंबर प्रश्न है, क्वथनांक का उन्नयन से क्या आप समझते हैं, क्या क्वथनांक के उन्नयन से आप क्या समझते हैं, ये आपको प्रश्न लिखा है। ठीक है, तो देखिए क्वथनांक देखिए उन्नयन मतलब होता है साथियों, जानते हैं क्या उन्नयन मतलब होता है? बढ़ना। ठीक है, उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, उन्नयन मतलब क्या होता है? बढ़ता है। जब क्वथनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। ठीक है, जब क्वथनांक बढ़ेगा तो क्वथनांक उन्नयन कहलाएगा। और क्वथनांक कब बढ़ेगा? तो देखिए मान के चलिए साथियों, ये कोई विलियन है। ठीक है, यह विलियन है साथियों, यह क्या है? विलियन है जी। इस विलय में जब हम अवाष्पशील विलय डाल देते हैं, क्या डालते हैं? अवाष्पशील विलय। अवाष्पशील विलय क्या होता है? जो साथियों वाष्प में नहीं बनता है, मतलब जो वाष्प बन के उड़ता नहीं है। ठीक है, जो वाष्प बन के उड़ता नहीं है, जब साथियों इसको डाल देंगे तो साथियों जो इसका होगा तो इसका जो क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि साथियों ये उड़बे नहीं करेगा। तो साथियों और ज़्यादा गर्म कीजिएगा, और ज़्यादा गर्म कीजिएगा, यानी क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी साथियों इसी कारण क्या हो जाएगा? क्वथनांक बढ़ जाएगा। यानी इस परिभाषा कैसे लिखें? जब किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसी का क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे हम जो परिभाषा लिखे साथियों वह भी लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, तो लिखेंगे सीधी शुद्ध विलायक में शुद्ध विलायक मतलब क्या? इसमें कोई भी साथियों सॉरी साथियों, शुद्ध विलयन लिखा गया है। शुद्ध विलयन मतलब इस विलयन में अभी किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया। ठीक है, इस विलयन में साथियों किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया। शुद्ध विलयन में ठोस और अवाष्पशील विलय मिलाने पर अब इसमें हम साथियों सॉरी, अब इसे हम मिला दे रहे हैं। ठीक है, मिलाएंगे तो वाष्प दाब जो होगा साथियों, वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की अपेक्षा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। परंतु क्वथनांक में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी, जिससे क्वथनांक का उन्नयन कहा जाता है। ठीक है, इसे साथियों डेल्टा टीवी से लिखते हैं, डेल्टा टीवी से लिखते हैं। ठीक है साथियों, डेल्टा टीवी से लिखते हैं। ये जो समानुपाती होता है, ये भी किसके? मोलर लता के समानुपाती होता है। तो डेल्टा टीवी को जो साथियों समानुपाती चिन्ह बचेगा तो क्या आ जाएगा? के बी आ जाएगा। ठीक है, के बी गुणे में क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। एम का साथियों सूत्र हम बैठा देंगे, जैसे साथियों पूरा फॉर्मूला इसका प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों प्रश्न। आगे साथियों 10 नंबर प्रश्न है, हिमांक अवनमन से आप क्या समझते हैं? सेम वही परिभाषा है। ठीक है साथियों, मान के चलिए साथियों यहाँ पर कोई क्या है? विलियन है। ठीक है, कोई विलियन है। अवनमन मतलब क्या होता है साथियों? घटना। अवनमन मतलब क्या होता है? घटना। इसमें साथियों हम अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं, फिर इसका अवनमन क्या हो जाएगा साथियों? सॉरी, इसका हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका हिमांक क्या हो जाएगा साथियों? घट जाएगा। इसे ही क्या कहा जाता है? यानी कि लिखेंगे, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाया जाता है जिसके कारण हिमांक में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है, इसे हिमांक अवनमन कहा जाता है। ये आप लिख सकते हैं साथियों एग्जाम में, या आप लिख सकते हैं कि शुद्ध विलयन में ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के क्या अपेक्षा कम हो जाता है, मतलब इसमें भी वाष्प दाब कम हो जाता है। लेकिन साथियों परंतु हिमांक में कहा जाती है, हिमांक में भी कमी हो जाती है। ठीक है, जिस हिमांक को अवनमन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हिमांक को, इसे डेल्टा टी एफ से सूचित किया जाता है। ठीक है, डेल्टा टी एफ से साथियों क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साथियों 11 नंबर प्रश्न क्या है? 11 नंबर प्रश्न पढ़िएगा साथियों। 11 नंबर प्रश्न है, राउल्ट के नियम के अनुसार सापेक्ष वाष्प दाब के अवनमन की व्याख्या करें। तो देखिए सिंपल है, सिंपल रूप से कह देते हैं कि वाष्प दाब के अवनमन से आप क्या समझते हैं, चाहे व्याख्या करो उसके बारे में। तो देखिए वाष्प दाब के अवनमन, अवनमन मतलब क्या होता है साथियों? घटना। सेम वही परिभाषा, यदि किसी विलयन में अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो उसका जो वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है साथियों? उसे ही क्या कहा जाता है? वाष्प दाब का शुद्ध विलायक में ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से की अपेक्षा क्या कम हो जाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? वाष्प दाब का अवनमन कहा जाता है। ठीक है, वाष्प दाब का क्या कहा जाता है साथियों? अवनमन कहा जाता है। ठीक है ना, समझिए। अब देखिए 12 नंबर प्रश्न आता है साथियों, किसी तरल में अविलय ठोस ठोस पदार्थ डालने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है, क्यों? तो देखिए वाष्प दाब में कमी इसलिए आ जाती है साथियों कि मान के चलिए साथियों
क्या ये विलयन है, ठीक है। इसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला देंगे तो इसका वाष्प दाब घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि साथियों, क्योंकि जो साथियों पदार्थ डाले हैं तो वह तो वाष्पित नहीं होगा, वाष्पित नहीं होगा तो जो पदार्थ वाष्पित हो रहा है तो उसके वह जो वाष्पित तो होते रहेगा, लेकिन जो डालेगा वो तो नहीं होगा, यानी वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो रहा है, ठीक है। वाष्प दाब क्या है? कम है, इसलिए होता है नु, ठीक है। यानी किसी तरल के अविलय ठोस पदार्थ डालने पर सतह के ऊपर तरल के अणु में कमी आती है। तरल के अणु में क्या जाती है? कमी आती है। वही नहीं वाष्पित हो जाता है, यानी कमी आती है, जिससे वाष्प दाब में क्या हो जाती है साथियों? कमी आ जाती है, ठीक है। जिससे वाष्प दाब में क्या हो जाती है? कमी। यानी एक बार और पढ़ते हैं साथियों। किसी तरल में अविलय ठोस पदार्थ डालने पर, मान चलिए कोई भी तरल है उसमें अविलय ठोस पदार्थ डाल रहे हैं, ठीक है। सतह के ऊपर तरल के अणु क्या हो जाते हैं? कमी आ जाती है, मतलब जो सतह के ऊपर हो जाते हैं साथियों, तरल के अणु कम हो जाते, जिससे वाष्प दाब में क्या हो जाती है साथियों? कमी हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या है, अब सामान्य आणविक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, ठीक है। देखिए साथियों, अब सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या होता है? देखिए मान के चलिए कोई पदार्थ है, ठीक है साथियों। मान के चलिए कोई पदार्थ है साथियों, इसे विलयन में डालने पर ये क्या हो जाता है साथियों? टूट जाता है, ठीक है। यह क्या हो जाता है साथियों? टूट जाता है। ये टूट जाता है तो ये बिल्कुल टूटता है। मान के चलिए दो भागों में टूट जाएगा, ठीक। तो इसका जो साथियों, इसका मान के चलिए, इसको हम आणविक द्रव्यमान को सामान्य आणविक द्रव्यमान मानते हैं, मतलब पहले का आणविक द्रव्यमान को सामान्य आणविक द्रव्यमान। लेकिन ये जो टूटा साथियों, तो इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा साथियों? कम हो जाएगा। मतलब सामान्य आणविक द्रव्यमान से इसका आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन यही जब साथियों मिल जाएगा, यही जब टूटका पदार्थ का जब मिल जाएगा तो इसका जो द्रव्यमान होगा साथियों, आणविक द्रव्यमान, सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। इसे क्या कहा जाता है? अब सामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। समझिए, मतलब एग्जाम में लिखिए, जब किसी पदार्थ को विलयन में घोला जाता है तो वह टूट जाता है, तो वियोजित हो जाता है। वियोजित हो जाने पर उसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जब संयोजित हो जाता है तो इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है, सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, ठीक है। इसे ही अब सामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। एग्जाम में लिखिएगा साथियों इसी प्रकार, जब वह पदार्थ जो विलयन में वियोजित हो जाता है, मतलब विलयन में डाले वियोजित हो जाता है, उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तथा जो पदार्थ विलयन में संयोजित होता है, मतलब जुड़ता है, उसका आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से क्या हो जाता है साथियों? अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिसे का अब सामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। अब सामान्य आणविक द्रव्यमान क्या कहा जाती है? कहा जाता है, ठीक। समझ गए। आगे देखिएगा, आगे साधु 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न साधु कि मोलल उन्नयन स्थिरांक से क्या समझते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? मान के चलिए साधु 1000 का साधु क्या एक विलायक है साधु, 1000 विलायक साधु कहिए चाहे 1 kg के, मान के चलिए 1 kg का साधु क्या है? विलायक है, ठीक है। 1 kg के विलायक में साधु 1 ग्राम, हम 1 ग्राम क्या साधु विलायक डालें, 1 ग्राम साधु विलायक डालें तो इसका जो साधु 1 ग्राम विलायक डालने पर जो साधु क्वथनांक में वृद्धि होगी, क्वथनांक में वृद्धि होगी, उसे क्या कहा जाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। यानी लिखिएगा कि 1 kg के विलायक में, 1 kg किला में 1 ग्राम घुल्ले डालने पर, 1 ग्राम घुल्ले मतलब घुल्ले बोले चाहे विलायक डालने पर जो क्वथनांक में वृद्धि होती है मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, ठीक है साथियों। यानी लिखेंगे कि 1 ग्राम विलायक में विलय के 1 ग्राम अणु घोलने पर क्वथनांक में जो वृद्धि होती है साथियों उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है, मोलल उन्नयन साथियों स्थिरांक कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न साथियों, समुद्र के अंदर गोताखोर के श्वसन यंत्र में ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी रहता है, कारण बताए। तो देखिए श्वसन तंत्र इस तरह होता है, इसमें साथियों O2 तो रहबे करता है, लेकिन इसमें साथियों हीलियम भी मिला दिया जाता है। लेकिन हीलियम क्यों मिलाया जाता है? तो देखिए जब गोताखोर साथियों अंदर जाएगा ना, अंदर जाता है पानी, समुद्र के अंदर जाता है, तो समुद्र के अंदर जाएगा तो साथियों उसके श्वसन तंत्र में लेने में क्या होगी? तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, यानी साथियों दिक्कत होगा। उसी दिक्कत को साथियों सॉल्व करने के लिए हीलियम डाला जाता है। जब वो बाहर आएगा तो साथियों उसे दर्द होता है, यानी उसी दर्द को कम करने के लिए साथियों क्या हीलियम डाला जाता है, ठीक है। समझ गए। आगे देखिएगा, लिखिएगा कि गहरे समुद्र में गोताखोरी करने वाले द्वारा ऊपर आने पर घातक दर्द कम करने के लिए कम घुलनशील हीलियम गैस और ऑक्सीजन के साथ विस्तृत कर गोताखोर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, पहुंचाया जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा साथियों, आगे 16 नंबर प्रश्न है साथियों, 16 नंबर प्रश्न है कि उल्टा परासरण क्या होता है? तो देखिए उल्टा परासरण क्या है? तो देखिए साथियों परासरण की प्रक्रिया में क्या होता है? तो परासरण की प्रक्रिया में कहिएगा जो विलय का अणु है यह साथियों सॉरी विलायक, यह विलायक है साथियों, ये क्या है? विलायक है और यह क्या है? विलयन है, ठीक है।
ठीक है। यह क्या है, विलियन है। ठीक है, ये विलायक अणु किस ओर जा रहे हैं, विलियन की ओर जा रहे हैं। ठीक है, विलियन की ओर ये साथियों जा रहे हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या करेंगे साथियों, प्राशन का उल्टा प्राशन मतलब पलट दिए, मतलब विलियन का अणु साथियों चलेंगे विलायक की ओर। कब जाएंगे, कब जाएंगे, जब साथियों इस पर साथियों दाब आरोपित करेंगे। ठीक है, विलियन पर दाब लगाएंगे। अब कितना दाब लगाएंगे, तो देखिए प्रासनिक दाब से ज्यादा दाब लगाएंगे, क्योंकि प्रासनिक दाब जो काम करता है प्राशन की प्रक्रिया रोकने के लिए, और प्राशन दाब से ज्यादा दाब लगा देंगे तो उल्टा प्राशन होने लगेगा। ठीक है, और ये लिख दीजिएगा साथियों, इस तरह से लिख सकते हैं सिंपल रूप से कि प्राशन की प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया को, प्राशन की प्रक्रिया के विपरीत प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, साथियों उल्टा प्राशन कहा जाता है। या लिख सकते हैं कि उल्टा प्राशन में क्या होता है, उल्टा प्राशन में कि जब जब प्राथमिक दाब से प्राथमिक दाब से साधु प्राथमिक दाब से अधिक दाब लगाकर विलयन के अणु को विलायक की तरफ गति कराया जाता है, उसे क्या कहा जाता है साधु, उल्टा प्राशन कहा जाता है। ठीक है, उल्टा प्राशन कहा जाता है। यानी जब विलयन पर प्राथमिक दाब से अधिक दाब दाब आरोपित कर की जाती है, तो आरोपित किए तो विलियन के विलायक के अणु, तो विलियन के विलायक विलायक के कण अर्ध परगम में झिली कर पार कर शुद्ध विलायक की ओर क्या करने गति करने लगते हैं, जिसे उल्टा प्रसन कहा जाता है। सेम जैसा तो जो हमने समझाया वही लिखा गया। इसका उपयोग समुद्री जल को लवणहीन बनाने में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा साथियों प्रश्न, आगे साथियों प्रश्न है, आगे प्रश्न है साथियों कि स्तरक्वाथी मिश्रण क्या है। तो देखिए स्तरक्वाथी मिश्रण तो वे मिश्रण कहलाते हैं जिसमें द्रव और गैस प्रवस्था दोनों के संगठन समान हो, सभी अवयव एक ही साथ उबलता है, उसी का स्तरक्वाथी। मतलब देखिए कहने का मतलब कि देखिए साथियों मान के चलिए कोई भी मिश्रण है, ठीक है, कोई भी मिश्रण है, तो मिश्रण में द्रव और क्या है साथियों, द्रव और क्या है, गैस है। कहिए द्रव और गैस है। इन दोनों जो द्रव और गैस के जो अणु बने हैं समान संगठन से बने हैं। ठीक है, समान संगठन से मतलब एक ही अवयवी कण है। ठीक है, चाहे वो द्रव का हो चाहे वाष्प का यहाँ पर वाष्प लिखते हैं। ठीक है, वाष्प लिखते हैं। ठीक है सर, तो वाष्प का द्रव हो चाहे वाष्प का, दोनों के साथ जो समान अवयव से क्या मिलकर ये बने हैं। ठीक है, तो समान अवयव से साथ मिलकर बने, तो जब गर्म कीजिएगा तो एक साथ सभी उबलेंगे, तो इसी साथ मिश्रण को क्या कहा जाता है स्तर क्वासी मिश्रण कहा जाता है। अर्थात लिखेंगे साथियों वे मिश्रण जिनका द्रव और गैस प्रवस्था क्या हो, समान हो, द्रव और गैस प्रवस्था दोनों के अवयवों का संगठन क्या हो, समान हो, अवयवों का संगठन समान, उसमें जो अवयव होते हैं एक साथ उबलने लगते हैं, उसी का स्तरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, इस तरह से साथियों एग्जाम में आप लिख सकते हैं। अब देखिए साथियों 18 नंबर प्रश्न है साथियों, कास्टिक सोडा मतलब कास्टिक सोडा बोले तो NOH। ठीक है साथियों, ये 4 ग्राम है। ठीक है, NOH बराबर कितना है साथियों, 4 ग्राम है। जल में क्या है साथियों घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब मतलब भी दिया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब बना रहा है विलियन साथियों, 200 सेंटीमीटर क्यूब विलियन बना रहा है। तो इसमें साथियों मोलर राता ज्ञात करें। ठीक है, मोलर राता के लिए साथियों हमें एम चाहिए, MnOH चाहिए। तो MnOH कैसे निकलेगा, तो निकालिएगा साथियों, तो इसका 40 आता है। ठीक है, 40 आता है तो याद रखिए। और मोलर राता का जो सूत्र होता है, ठीक है साथियों, मोलर राता का सूत्र जो हम जानते हैं, WA गुणे में 1000 बटे में MA गुणे में साथियों क्या होता है, फिर WA का मान कितना है साथियों 4। ठीक है, 4 ग्राम, 4 लिख देंगे यहाँ पर 1000। ठीक है साथियों 1000, और MA का मान मतलब इसको कॉस्टिक साइडा के साथ जो आणविक द्रव्यमान कितना आया था, 40 आया था कहीं बिल्कुल। और आयतन कितने दिए तो कहीं 200 आयतन दिया। ठीक है, कटा दीजिएगा आंसर आ जाएगा। देखिए कटाते हैं यहाँ से, ये 10 मरतबे कट जाएगा, ये बिल्कुल ये 10 कट जाएगा, ये को जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 को 0 से ये 2 को 0 कट जाएगा। 1 बटे में कितना जाएगा सर, 2 1/2 भाग दे तो 0.5 0.5 मोल प्रति लीटर सर, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 0.5। ठीक है, ये देखिए सर, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा साथियों 19 नंबर प्रश्न है कि प्राशन की प्रक्रिया आपको बताना है। ठीक है ना, प्राशन की प्रक्रिया कैसी होती है आपको हमें क्या करना है, बताना है। तो देखिएगा साथियों ध्यान से। ठीक है, प्राशन प्रक्रिया तथा सॉरी मिश्रण में अंतर आपको बताना है। ठीक है, प्राशन और मिश्रण में कैसा अंतर होता है, तो ध्यान दीजिएगा साथियों। तो हम लिख सकते हैं कि प्राशन और मिश्रण में अंतर के संबंध में हम क्या लिख सकते हैं, तो प्राशन में साथियों अर्धपरगम्य झिल्ली चाहिए, मिश्रण में अर्धपरगम्य झिल्ली नहीं चाहिए कहिए बिल्कुल। प्राशन में साथियों जो होते हैं, प्राशन में साथियों तनु विलयन जो होते हैं, तनु विलयन जो होते हैं सांद्र विलयन की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तनु विलयन सांद्र विलयन की गति करते हैं। लेकिन मिश्रण में साथियों हल्के गैस और भारी गैस की तुलना अधिक तेजी होती है। ठीक है, हल्के गैस और भारी गैस की तुलना अधिक तेजी से मिश्रित होती है। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसका साथियों
यानी देखिए कि अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता होती है, अर्धपरागम में झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, पहला लिख दीजिएगा। और आगे देखिए साथियों, आगे देखिए साथियों, पराशरण में विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गमन करते मतलब जाते हैं। विसरण में हल्के गैस भारी गैस की तुलना में अधिक तेज से विसरित होते हैं। इसमें पूरे तंत्र को विद्युत सेल बनाया जा सकता है, इसमें पूरे तंत्र को विद्युत सेल नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है साथ, इस तरह से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से साथियों हमारा 2 मार्क्स वाला प्रश्न क्या होता है समाप्त होता है। और नेक्स्ट क्लास में साथियों हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, तो तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।